हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सिफिलॉन क्लासेस। बेटा आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं अपने पॉरीफेरा फाइलम का सेकंड वाला लेक्चर, और जो फाइलम वहाँ पे थोड़ा सा अधूरा रह गया था उसको आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, उसके बॉडी वॉल्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम और जनरल कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ जो हम जनरल कैरेक्टर्स में डिस्कस करने वाले हैं आज, वो पढ़ेंगे हम इसकी बॉडी कैविटी के बारे में। कैविटी, बेटा सबसे पहले बात करें कैविटी जो है यहाँ पर जनरली स्पेशलाइज्ड कैविटी तो देखने को नहीं मिलेगी, जिसको हमने सीलोम कहा था। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेशलाइज्ड कैविटी नहीं होती, लेकिन एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसकी बॉडी के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम स्पोंजोसील बोलते हैं। स्पोंजोसील कहा जाता है, ठीक है, या इसको मैं बोलता हूं पैरागैस्ट्रिक कैविटी। पैरागैस्ट्रिक कैविटी, ठीक है। वही सेम चीज अगर हल्का सा एक रफ स्केच बना के देखें, ये अपना पॉरीफेरा हो गया, और इसकी बॉडी के अंदर क्या है, यहाँ पर एक कैविटी प्रेजेंट होती है, और इस कैविटी को ही क्या बोलते हैं हम, स्पोंजोसील। चलिए ठीक है, तो कैविटी की बात करें क्या है यहाँ पर, स्पोंजोसील और पैरागैस्ट्रिक कैविटी। नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर्स के अंदर हम बात करेंगे किसकी बेटा, हम बात करते हैं इसके बॉडी प्लान की। बॉडी प्लान, ठीक है, बॉडी प्लान बड़ा ही सिंपल सा होने वाला है। क्यों? क्योंकि सबसे लोअर कैटेगरी के एनिमल्स ये आते हैं, और सबसे लोअर कैटेगरी में हमने क्या देखा था, हमने ऑर्गेनाइजेशन में भी ये देखा था, ये सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। तो इनका बॉडी प्लान भी कैसा होने वाला है, सीधी सी बात है, सेल्यूलर लेवल ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑर्गन या टिश्यूज़ का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिला था। तो बॉडी प्लान भी क्या हो जाएगा, बॉडी प्लान भी सिंपल सा हो जाएगा, क्या, सेल एग्रीगेटेड। सेल एग्रीगेटेड मतलब बहुत सारे सेल जो हैं वो आपस में क्लस्टर्स का फॉर्मेशन या इकट्ठा हो जाएंगे और आपस में फंक्शन करेंगे अपना अलग अलग। इस तरह के बॉडी प्लान को क्या कहते हैं, सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान। नेक्स्ट थिंग अगर मैं बात करूं यहाँ पर सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान के बाद में, अगर इनका थोड़ा सा इसमें 2-3 पॉइंट और ऐड करके हम इसको समझने की कोशिश करें, तो हमको पता है क्या कि पॉरीफेरा के अंदर मल्टीपल ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं। मल्टीपल ओपनिंग, और उन मल्टीपल ओपनिंग्स को हम कहते हैं क्या, ऑस्टिया। ठीक है, और यहां पर एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट रहती है, सिंगल ओपनिंग, या जिसको मैं आउटलेट भी बोल सकता हूं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑस्क्यूलम। ठीक है, जैसे यहाँ के स्ट्रक्चर में या बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट है, इन ओपनिंग्स को क्या बोलेंगे, ऑस्टिया कहेंगे। और यहाँ पर सिंगल आउटलेट जहाँ से वाटर जो है बाहर निकलता है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ऑस्क्यूलम। ठीक है, तो दे हैव मल्टीपल्स ऑफ ओपनिंग, जिसको हम क्या कहेंगे, ऑस्टिया। जो इस ओपनिंग ऑस्टिया है क्या, दीज आर द पोर्स, और जिसकी वजह से जिसको हमने क्या बोला, पॉरीफेरा बोला। हर एक ओपनिंग को हम ऑस्टिया बोल सकते हैं, और सिंगल ओपनिंग को क्या बोलेंगे बेटा, ऑस्क्यूलम कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अब देखो यहां पर ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम और साथ में स्पोंजोसील, ये तीनों की तीनों स्ट्रक्चर जो है एक नए सिस्टम को डेवलप करते हैं इसके अंदर, जहाँ से एक्चुअली वाटर एंटर करेगा, स्पोंजोसील में पहुँचेगा, और वहाँ से जो है एग्जिट ले लेगा। ठीक है, कहाँ से, ऑस्क्यूलम वाले पार्ट से। ठीक है, तो तीन चीज़ें कौन कौन सी, ऑस्टिया, स्पोंजोसील और ऑस्क्यूलम, तीनों चीज़ें यहाँ पे मिलकर काम करेंगी, और दे विल जनरेट अ न्यू सिस्टम दैट इज कॉल्ड वाटर कैनाल सिस्टम। और वाटर कैनाल सिस्टम का होना वो क्या बोलते हैं, पॉरीफेरा के अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यह इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, और किसी भी एनिमल के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ पॉरीफेरा के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये जो कैनाल सिस्टम है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कैसे, चलिए, होता क्या है इस चीज़ के अंदर, जनरली क्या होगा, जो इनग्रेसिंग वाटर है, जो बाहर का पानी है, वो बॉडी के अंदर एंटर करेगा। अब बाहर के पानी के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आएंगे, वो
ट्रैप हो जाएंगे कहाँ पर, स्पॉन्जोसील में पहुंचकर, क्योंकि ऑस्टिया से पानी आएगा, पहुंचेगा कहाँ, स्पॉन्जोसील के अंदर। वहाँ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ट्रैप हो जाएंगे, और ट्रैप होने के बाद में ट्रैप करेगा कौन, ट्रैप वही करेंगे जो सेकेंड लेयर वाले सेल्स थे, लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, कौन से, क्वेनोसाइट्स जो है वो, फ्लैजिलेटेड सेल्स जो है वो क्या करेंगे, उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करेंगे, और जो बचा कुचा पानी है वो ऑस्कुलम के थ्रू जो है बाहर पहुंच जाएगा। इस बाहर को पानी को बाहर रिमूव कराने में भी कौन हेल्प कर रहा है, अपने क्वेनोसाइट्स ही हेल्प कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, वाटर करंट को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ प्रेजेंट है। क्या, देखो जो भी चीज अभी बताई उसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर क्या है, ये बाहर बहुत सारा वाटर प्रेजेंट है, न्यूमरस अमाउंट ऑफ वाटर है ना, बंच है, एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ प्रेजेंट है। अब ये वाटर जो है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनग्रेसिंग वाटर बोलते हैं, इनग्रेसिंग वाटर। अब ये इनग्रेसिंग वाटर मूव करेगा कहाँ पर, ऑस्टिया के पास आएगा। ऑस्टिया जो है इसको अंदर ले जाएगा कहाँ पर, स्पॉन्जोसील के पास, एक अंदर वाली कैविटी जिसको हमने अभी पढ़ा था, स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील के अंदर जाएगा, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे, और बाकी का बचा कुचा पानी कहाँ चला जाएगा, ऑस्क्यूलम से रिमूव हो जाएगा, और इसलिए ऑस्क्यूलम को क्या बोलते हैं हम, आउटलेट भी कहते हैं। ठीक है, तो पानी आया, ऑस्टिया के अंदर एंटर किया, स्पॉन्जोसील में पहुंचा, स्पॉन्जोसील में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप हुए, और बाकी पानी कहां से निकल गया, ऑस्क्यूलम से निकल गया। अब ये वाटर कैनाल सिस्टम जो है सिर्फ और सिर्फ फूड का कैप्चरिंग या डाइजेशन में हेल्प नहीं करता, ये और भी सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इसके एक बार फंक्शन अगर मैं देख लूँ तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, और क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ये, फंक्शन के फंक्शन में क्या क्या चीज़ें आ गई। चलिए, सबसे पहली चीज़ फंक्शन में आ जाती है क्या, वही डाइजेशन की बात, या कैप्चरिंग ऑफ फूड, कैप्चरिंग ऑफ फूड आ गया। सेकंड थिंग, सेकंड क्या काम कर रहा है, सेकंड ये काम करता है बेटा किसका, रेस्पिरेशन का या एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, क्योंकि बाहर के वाटर के अंदर खूब सारा जो है वो गैसेस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अंदर ये बॉडी के अंदर जाएगा, और ये क्या करेगा, वाटर कैनाल सिस्टम जो ऑक्सीजन है उसको ट्रैप कर लेगा, और बाद बदले में जो सेल्यूलर एक्टिविटीज़ के थ्रू जो गैसेस निकली हैं उनको बॉडी से बाहर पहुंचाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑस्क्यूलम। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में भी हेल्प करता है। एंड द लास्ट थिंग इट हेल्प इन रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, है ना, डाइजेशन हुआ है तो एक्सक्रीशन भी होगा। ठीक है, तो एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है वो भी कहाँ से होगा भाई, ऑस्क्यूलम से ही होगा, बॉडी से बाहर निकल रहे वेस्ट प्रोडक्ट, तो एक्सक्रीशन भी होगा। तो ये तीनों फंक्शन जो है ये परफॉर्म करता है कौन, वाटर कैनाल सिस्टम। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट हम आगे और चलते हैं, इनके बारे में जानते हैं कि एक्चुअली में ये जो कैप्चरिंग ऑफ फूड है और साथ में जिसमें जो डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है वो कैसे होता है, और इसमें चीज़ें क्या हैं। ठीक है, चलिए एक एक को हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे किसके बारे में, डाइजेशन के बारे में। अब बेटा ध्यान से सुनो, यहाँ पर डाइजेशन के बारे में बात तो कर रहे हैं, है कैसा एनिमल, ये सबसे लोअर कैटेगरी का एनिमल है। इसका मतलब यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। वो सिस्टम्स का फॉर्मेशन होगा कहाँ पर, वो सिस्टम्स का फॉर्मेशन होता है सिर्फ और सिर्फ हायर लेवल के ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो ऑर्गेनिज्म जिनको हमने हायर कैटेगरी में रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ हम डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं लिख सकते, हम यहाँ पर वर्ड सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्रोसेस हो रहा है, कि सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं है, सिस्टम फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। ये सारा की सारा डाइजेशन कौन परफॉर्म कर रहा है, सिंगल सिंगल सेल अपने अपने डाइजेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो डाइजेशन एक्चुअली में यहां पर कैसा हो जाएगा, इंट्रा सेल्यूलर, इंट्रा सेल्यूलर। ठीक है, मतलब डाइजेशन इनसाइड सेल,
सेल के अंदर जो है वो डाइजेशन देखने को मिलेगा। अब बेसिकली ये सेल के अंदर तो हो रहा है, लेकिन सेल के अंदर भी कहाँ पर, तो जो क्वेनोसाइट सेल्स है ना, सेकंड लेयर इनर लेयर के अंदर जो सेल्स थे क्वेनोसाइट्स, वो क्वेनोसाइट सेल्स के वैक्यूल्स के अंदर ये डाइजेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, इन द वैक्यूल ऑफ क्वेनोसाइट्स, इन द वैक्यूल्स ऑफ क्वेनोसाइट्स। ठीक है, रही अब नेक्स्ट थिंग बात करें ये तो हो गया अपना डाइजेशन के बाद में नेक्स्ट फंक्शन था क्या, रेस्पिरेशन। सेम चीज, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन का प्रोसेस। वो भी कौन कर रहा है, इट इज परफॉर्मिंग विद द हेल्प ऑफ जनरल बॉडी सरफेस। वो ये जो पॉरीफेरा की आउटर सरफेस थी, यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, यहाँ पर पिनेकोसाइट्स नाम के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से सेल्स, पिनेकोसाइट्स नाम के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वही अलाउ करते हैं किसको, गैसेस का एक्सचेंज करने में। बाहर से गैसेस जो है वो अंदर आएंगी। ठीक है, तो इट इज परफॉर्मिंग विद द हेल्प ऑफ जनरल बॉडी सरफेस। शॉर्ट में हम इसको GBS भी बोलते हैं। ठीक है, या मैं ओवरऑल बात करूं तो ये हो किसकी मदद से रहा है, विद द हेल्प ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। किसकी मदद से हो रहा है ये, वाटर कैनाल सिस्टम की मदद से हो रहा है। नेक्स्ट थिंग, अगर मैं रेस्पिरेशन के बाद में और बात करूं, किस चीज के बारे में आ जाती है, नेक्स्ट थिंग इज एक्सक्रीशन। रेस्पिरेशन के बाद में क्या आ गया, एक्सक्रीशन वाला फंक्शन जो है वो कौन परफॉर्म कर रहा है, वो भी परफॉर्म हो रहा है किसकी वजह से, वाटर कैनाल सिस्टम की वजह से। तो नेक्स्ट थिंग इज एक्सक्रीशन। ये सब जनरल कैरेक्टर्स में ही आते हैं, और इसी जनरल कैरेक्टर्स के अंदर हम पूरा के पूरे पॉरीफेरा को स्टडी कर लेंगे बेटा, है ना। मोर देन सफिशिएंट है। आप जब क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, अपने MCQ सॉल्व करवाएंगे, इस लेक्चर के बाद शायद मैं एक लेक्चर डालूंगा या एक रिकॉर्डेड वीडियो डालूंगा, जिससे अपन क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस जितना भी अभी तक पढ़ा है उनके 20, 25, 30 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, है ना। और देखेंगे किस तरीके से नीट में जो क्वेश्चंस देखे जाते हैं या पूछे जाते हैं हमसे, है ना, और क्या क्या जो ट्रेंड चल रहा है आजकल नीट के अंदर क्वेश्चंस पूछने का, उनके ऊपर भी थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। तो एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। एक्सक्रीशन बेटा होगा कैसा, देखो जनरली होगा किससे, ऑस्कुलम के थ्रू, या अगर एक ओवरऑल बात करें तो वही चीज़ आ जाएगी क्या, जनरल बॉडी सरफेस या वाटर कैनाल सिस्टम से भी एक्सक्रीशन देखने को मिलेगा। लेकिन ये ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ पर है, ये ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वाटर के अंदर। और वाटर के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे हमको, वो जनरली अपनी बॉडी से एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट रिमूव करते हैं, और उस नाइट्रोजीनियस वेस्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं अमोनिया। ठीक है, तो दे जनरली एक्सक्रीट अमोनिया। क्या एक्सक्रीट करेंगे जनरली अपनी बॉडी से, अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे। और जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया एक्सक्रीट करता है वो जनरली कहां प्रेजेंट रहेगा, इट जनरली रिमेन इन द वाटर, क्योंकि वहां पर एम्पल अमाउंट, बहुत न्यूमरस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, बहुत सारा पानी प्रेजेंट है, और अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म समुद्र में रह रहे हैं उनको तो पानी की कमी है नहीं, तो इसलिए वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट के तौर पे क्या रिमूव करते हैं बॉडी से, अमोनिया। और जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया रिमूव करता है उनको हम क्या बोलते हैं, अमोनोटैलिक, अमोनोटैलिक एनिमल। लेकिन एक चीज दिमाग में डालनी है, क्या वाटर में रह रहा है तो जनरली अमोनिया ही रिमूव करेगा बॉडी से। तो ये तो रही किसकी बात, एक्सक्रीशन की। और बोल सकते विद द हेल्प ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम।
ठीक है, तो ये तो तीनों बेसिक सी चीज रही किसकी, एक्सक्रीशन के बारे में बात किया, रेस्पिरेशन के बारे में बात किए और डाइजेशन के बारे में बात किए। नेक्स्ट थिंग अगर हम चले इन्हीं की चीज के ऊपर कि और जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं भाई इसके, और जनरल कैरेक्टर्स होते हैं इसका एंडोस्केलेटन। क्या इसका एंडोस्केलेटन, देख लेते हैं इसको भी। एंडोस्केलेटन मतलब किस तरीके से अंदर का बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है। मेन चीज अगर बात करें बेटा, एंडोस्केलेटन काम क्या करता है, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करने में, क्योंकि ये सबस्ट्रेटम से अटैच है। अब अटैच है तो उनको ये सीधा खड़ा भी तो रहना पड़ेगा, वो सीधा खड़ा एक हार्ड, अगर बॉडी के अंदर एक हार्ड सरफेस या हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होगी तभी ये इतना ज़्यादा सीधा खड़ा रहेगा और जो इनग्रेसिंग वाटर ओशन के अंदर मूव कर रहा है उससे बच सकेगा। ठीक है, तो एंडोस्केलेटन जनरली क्या करेगा, बॉडी को सपोर्ट करेगा जिससे वो सीधा सीधा वाटर के अंदर खड़ा रहे। तो एंडोस्केलेटन जो रहता है पॉरीफेरा का, वो किस चीज़ का मिलके बनता है, इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ टू थिंग्स। हमने लास्ट लेक्चर में भी इनके बस नाम डिस्कस किए थे। सबसे पहली चीज होती है बेटा स्पाइक्यूल्स, और सेकंड थिंग होती है बेटा यहां पर क्या, स्पॉन्जिन फाइबर। स्पॉन्जिन फाइबर्स, दीज आर द प्रोटीन फाइबर्स। ठीक है, तो स्पाइक्यूल्स के बेसिस पे अगर बात करें तो स्पाइक्यूल्स के बेसिस पे दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हो गए। कौन हो गया स्पाइक्यूल्स के बेसिस पे, एक तो वो एनिमल जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के बनेंगे, और एक वो ऑर्गेनिज्म जो किसके बनेंगे, सिलिका के बनेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कैल्शियम कार्बोनेट के बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, कैलकेरियस। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिलिका के बनेंगे उनको क्या बोलते हैं अपन, उनको बोलते हैं सिलीशियस। सिलीशियस ऑर्गेनिजम्स या सिलीशियस एनिमल्स। ठीक है, सिलीशियस बेसिकली कैसे होंगे, ये चलिए कांच के जैसे होंगे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। मैंने तुमको शुरुआत में ही बोला था कि ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ट्रांसपेरेंट होते हैं बिल्कुल ही, क्योंकि ये क्या सिलिका के बने होते हैं। सिलिका कैसा होता है, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट। और कैल्शियम कार्बोनेट के जो होंगे थोड़े से वाइटिश कलर के होंगे, है ना, वाइट कलर, वाइट नेचर के, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम प्रेजेंट है। क्लियर, तो ये तो रही किसकी बात, एंडोस्केलेटन की। स्पाइक्यूल्स की बात ये रही। स्पॉन्जिन फाइबर्स जो है वो जनरली क्या होते हैं, दीज आर द प्रोटीन फाइबर्स। और ये बनाता कौन है, स्पाइक्यूल्स को और स्पॉन्जिन फाइबर्स को बनाएगा कौन, आर्कियोसाइट्स बनाएंगे। क्या कौन बनाएगा, अमीबोसाइट्स बनाएंगे। कौन बनाएगा इनको, अमीबोसाइट्स बनाएंगे, जो कि कहाँ मिलते हैं, मीजोग्लिया के अंदर मिलते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके बारे में, किसके बारे में, लास्ट थिंग जो कि है रिप्रोडक्शन। और यही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि इसमें मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन को हम डिफरेंट तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या, अपन इसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहली चीज़ इसकी सेक्सुअलिटी क्या है। सेक्सुअलिटी मतलब क्या वो मेल है या फीमेल है, या वो बाइसेक्सुअल है, मतलब मेल और फीमेल जो है वो दोनों एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट है। ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जो है वो दोनों की दोनों एक ही ऑर्गेनिजम्स के ऊपर प्रेजेंट है। सेकेंड थिंग हम बात करेंगे इसकी रिप्रोडक्शन के टाइप्स की, कि किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है। हमने टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में पढ़ रखा है क्या, कि एसेक्सुअल होता है एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या इसमें अलग अलग मिलते हैं या सिर्फ दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट थिंग हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बाद में जब इसका ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा, इसके इंडिविजुअल्स का डेवलपमेंट होगा, तो वो किस तरीके से होता है। क्या वो डायरेक्ट होता है या वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट से मेरा मतलब है कि यहाँ जैसे हम लोग हैं, हम ह्यूमंस हैं, हम अपने ही जैसी प्रोजेनी डेवलप करते हैं।
ठीक है, तो उस तरह की डेवलपमेंट को डायरेक्ट बोलते हैं, अपनी ही जैसी प्रोजेनी को डेवलप करना। सेकंड थिंग होता है इनडायरेक्ट, मतलब पहले एक ऐसी स्टेज बनेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, लार्वल स्टेज, और वो धीरे धीरे अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस करके एक एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा जो कि उसके पेरेंट्स के जैसा दिखता है। ठीक है, और उस चेंजेस को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ लार्वल स्टेज इनटू द एडल्ट फॉर्म इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम चीज डिस्कस करते हैं किसके बारे में, रिप्रोडक्शन के अंदर सेक्सुअलिटी के बारे में। सेक्सुअलिटी, देखो सेक्सुअलिटी के बेसिस पे अगर मैं पॉलीफेरा को डिवाइड करूं तो मैं ये बोल सकता हूं बेटा कि ये जो होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। इसका मतलब कि मेल और फीमेल दोनों जो है, सॉरी, मेल और फीमेल दोनों जो है कहाँ प्रेजेंट होंगे, एक ही इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होंगे, और उसको हम क्या बोलते हैं, दूसरे नाम से एनसीईआरटी के बेसिस पे हम उसको हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट के नाम से भी बोलते हैं। तो बाइसेक्सुअल हो गया, मेल एंड फीमेल बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और इसको हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। तो ये तो रही इसकी सेक्सुअलिटी के बेसिस पे बात। नेक्स्ट थिंग हम इसके बारे में बात करें किसके, कि रिप्रोडक्शन का टाइप क्या होता है इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। चलिए, तो बेसिकली यहाँ पर दो तरह के टाइप होते हैं, हमने अभी बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं कि सर एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है कौन सा, एसेक्सुअल। एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा, एसेक्सुअल टाइप, और सेकंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है कौन सा, सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल को अपन ध्यान से समझें तो हम बोल सकते हैं, क्या एसेक्सुअल में अगर देखूं मैं तो जनरली मैं बोल सकता हूं कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर क्या हो, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो या बॉडी से ही उनका नई प्रोजेनी का डेवलपमेंट हो। तो जनरली यहाँ पर जो है एसेक्सुअल में कौन सा तरीका यूज होगा, वो होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, बॉडी से ही जो है वो नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा, अपने एक बॉडी के पार्ट को रिमूव करके वो टोटीपोटेंसी के थ्रू नया ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग होता है सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन करने का भी यहाँ पर दो तरीके हैं। क्या, देखो जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कैसे, पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं। सेम इंडिविजुअल के अंदर मेल और फीमेल अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों आपस में ही रिप्रोड्यूस करके अपनी बॉडी से ही एक नया प्रोजेनी को डेवलप कर दे, ऐसा इनके अंदर पॉसिबल नहीं होता। हालांकि दोनों मेल और फीमेल एक ही बॉडी में है, फिर भी ये पॉसिबल नहीं है। तो उस अगर ये चीज़ हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन सेल्फ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इनके अंदर नहीं देखा जाता, इनके अंदर देखा जाता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। क्रॉस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर क्या होगा बेटा, कि यहाँ से जो है स्पर्म होगा या ओवम होगा वो बॉडी से बाहर निकलेगा, और बॉडी से बाहर निकल के दूसरे किसी पॉलीफेरा को जाके फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, वहां पर जाके रिप्रोडक्शन होगा, खुद की बॉडी में रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज जनरली ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है। चलिए, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन में दो कंडीशन आ जाती है। सबसे पहली कंडीशन आ जाती है क्या, प्रोटोएंड्रस। ठीक है, कौन सी, प्रोटोएंड्रस। और दूसरी कंडीशन आ जाती है प्रोटोगाइनी। देखो, प्रोटो का मतलब होता है प्री, प्रोटो का मतलब क्या होता है, प्री, और एंड्रस का मतलब हो गया कि एंड्रोशियम या एंड्रोजन जिसको बोलते हैं, जहां से स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, चलिए, मतलब एक ऐसी कंडीशन जहां पर डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म
बिफोर ओवा या एग, एग से पहले स्पर्म का डेवलपमेंट हो जाएगा यहां पर। अब एग डेवलप ही नहीं हुआ तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस तो जीरो हो गए, क्योंकि पहले स्पर्म डेवलप हो गया, एग तो डेवलप हुआ ही नहीं। फर्टिलाइज करे तो करे किसको? ठीक है, तो स्पर्म जो है वो क्या करेंगे, डेवलप होने के बाद बॉडी से बाहर चले जाते हैं और दूसरे किसी पॉरीफेरा को क्या करेंगे बेटा, वो फर्टिलाइज करेंगे, वहां पर अपनी प्रोजेनी का डेवलपमेंट करेंगे वो स्पर्म। ठीक है, और उसके बाद में एक होता है प्रोटोगाइनी। गायनी का मतलब नेम से ही समझ में आ रहा है क्या, फीमेल के लिए वर्ड यूज करते हैं गायनी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, ओवा या एग बिफोर स्पर्म, स्पर्म से पहले इनका डेवलपमेंट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो दो कंडीशंस के बेसिस पे इसी वजह से ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता, सेम टाइम पे अगर दोनों प्रोड्यूस हो जाएं स्पर्म और एग, तो वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शायद एक चीज और रह गई यहाँ पर, चलो मैं उसको डिस्कस कर ही लेते हैं, है ना। शायद एक चीज़ और रह गई, एक तो होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू और एक चीज़ और होती है यहाँ पर बडिंग के थ्रू, है ना। बडिंग कौन सा, एंडोजीनियस बडिंग। एंडोजीनियस बडिंग, ठीक है। तो एंडोजीनियस बडिंग जनरली किस प्रोसेस से होगी, जिसको हम गैम्यूलेशन बोलते हैं। गैम्यूलेशन बोलते हैं। अब गैम्यूलेशन में क्या होगा, गैम्यूलेशन में क्या होगा, बॉडी के अंदर, ये सपोज करिए अपने पास एक पॉरीफेरा है, इसकी बॉडी के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और इन छोटे छोटे स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं, गैम्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो द डेवलपमेंट ऑफ गैम्यूल्स by the या endogenous birds बोल सकते हैं, development of endogenous birds, the process is called the gemmulation and those birds are called the gemmules। ये gemmules क्या करेंगे, ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाएंगे और डेवलप हो जाएंगे नए पॉरीफेरा के अंदर। इसको तो हम क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। तो एक तो फ्रेगमेंटेशन हो गया, एक बडिंग हो गया, जिसको बोलते हैं एंडोजीनियस बडिंग। अगर ये करता कौन है, ये भी डिस्कस कर लें कि ये करेगा कौन, यहीं पर ही डिस्कस कर लेते हैं। ये गैम्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा कौन, कौन करेगा, चलो गैम्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहा है, एक सेकेंड, ठीक है, ये करेंगे कौन, अमीबोसाइट्स। अमीबोसाइट्स, देखो अमीबोसाइट्स कौन है बेटा, टोटीपोटेंट सेल है। टोटीपोटेंट सेल है, हमने पढ़ लिया था पहले ही। ये अमीबोसाइट्स एक नए स्पेशलाइज्ड सेल का फॉर्मेशन करेंगे, उस स्पेशलाइज्ड सेल को हम क्या बोलते हैं, आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स, और ये आर्कियोसाइट्स जो हैं वो क्या करेंगे, एंडोजीनियस बर्ड्स बनाएंगे, फॉर्म एंडोजीनियस बर्ड्स, और उनको हम क्या बोलते हैं, एंडोजीनियस बर्ड्स को हम बोलते हैं गैम्यूल। ठीक है, तो गैम्यूल के फॉर्मेशन के थ्रू भी ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जिसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। चलिए वापस आ जाते हैं प्रोटोएंड्रस और प्रोटोगाइनी। प्रोटोएंड्रस में क्या पढ़ा था कि स्पर्म का डेवलप हो जाता है बिफोर द एग, और प्रोटोगाइनी में क्या पढ़ा था कि एग का डेवलपमेंट हो जाता है बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो ये तो रही दो चीज पढ़ ली, एक तो सेक्सुअलिटी पढ़ ली, एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ लिया। नेक्स्ट थिंग अब जो बची है वो कौन सी है, डेवलपमेंट के बारे में, कि डेवलपमेंट इनका कैसा होता है। चलिए, थर्ड थिंग इज डेवलपमेंट। चलिए, डेवलपमेंट बेसिकली अगर देखा जाए तो हमने क्या बोला था, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है यहाँ पर। मतलब दो तरह के डेवलपमेंट होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के अंदर बता दिया मैंने पहले ही। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में यहाँ पर क्या देखा जाएगा, क्या कि लार्वल स्टेज देखने को मिलेगी। मतलब द डेवलपमेंट इज फर्स्ट इनडायरेक्ट,
सेकंड थिंग क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ लार्वा या लार्वल स्टेज देखने को मिलेगी अपने को, है ना। और वो जो लार्वा है बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। क्लियर। अब ये लार्वल स्टेज तो हमने देख ली, लेकिन कौन कौन से लार्वा देखने को मिलेंगे। बेसिकली यहां पर दो तरह के लार्वा होते हैं। देखो, एक होता है एम्फीब्लास्टुला, एक होता है एम्फीब्लास्टुला और एक होता है पैरेन्काइमुला। एम्फीब्लास्टुला और एक होता है पैरेन्काइमुला। अब एम्फीब्लास्टुला लार्वा किसके अंदर प्रेजेंट है और पैरेन्काइमुला लार्वा किसके अंदर प्रेजेंट है, ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एम्फीब्लास्टुला लार्वा जनरली किसके अंदर प्रेजेंट होता है, साइकन के अंदर। साइकन इज एन एग्जाम्पल, है ना, इज अ काइंड ऑफ पोरीफेरा, ठीक है, साइकन के अंदर। और पैरेन्काइमुला लार्वा जो है वो प्रेजेंट होगा किसके अंदर, ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया के अंदर, ठीक है। तो साइकन किसके अंदर, देखो नाम याद करने का तरीका क्या है, एस से याद रखना कि एम्फीब्लास्टुला, एस आ रहा है, एस का मतलब साइकन, सिंपल सा तरीका याद करने का। पैरेन्काइमुला बचा कुचा जो है वो ल्यूकोसोलेनिया हो गया, ठीक है। तो दो तरह के लार्वा मिलते हैं, एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेन्काइमुला लार्वा। तो ये तो था रिप्रोडक्शन के बारे में। अब लास्ट थिंग जो बची है, आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, और जितने भी नोट्स यहाँ पर हम लिख रहे हैं बोर्ड पे, वो सारी की सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी ऑन द टेलीग्राम चैनल, और वीडियो के अंदर जो इस नोट्स का डिस्क्रिप्शन भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कभी भी, एनी टाइम, ठीक है। तो अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट चीज़, वो क्या है डिस्कस करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ इनके एग्जाम्पल्स के बारे में, है ना। और जल्दी से इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, जिससे ये पोरीफेरा अपना ख़त्म हो। एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं लास्ट। तो चलो बच्चों, अब एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, पोरीफेरा के बारे में, है ना। पोरीफेरा के जितने भी एग्जाम्पल्स आते हैं वो सारे आपके सामने लिखे हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है, जिससे जल्दी से जल्दी हम इसको समझ सकें अच्छे से। देखो, पोरीफेरा के एग्जाम्पल्स को बेसिकली जो है वो तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है ना। एग्जाम्पल्स को हम तीन कैटेगरी या तीन क्लासेस के अंदर पहले हम पोरीफेरा को डिवाइड करते हैं, है ना। तब देखते हैं कि किस बेसिस के ऊपर किस एग्जाम्पल या किस पोरीफेरा को किस क्लास के अंदर रखा गया है, और उस सारी क्लासेस के अंदर जितने भी पोरीफेरा आएंगे उन सबसे हमको नाम भी याद हो जाएंगे पोरीफेरा के। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था पोरीफेरा को डिवाइड करने का, उसको क्लास किस बेसिस पे डिवाइड करी थी। पोरीफेरा को डिवाइड करने का जो मेन रीजन था क्लासेस का, वो क्या था कि उसके एंडोस्केलेटन के ऊपर, कि उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है अंदर से, जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का प्रेजेंट है, उस बेसिस पे हमने क्या किया, पोरीफेरा को तीन क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया। सबसे पहली क्लासेस अपने पास जो आती है वो कौन सी है, कैलकेरिया। सेकंड क्लास जो आती है वो होती है हाइलोस्पोंजिया, और थर्ड जो क्लास आती है जिसको हम बोलते हैं डेमोस्पोंजिया, ठीक है। दिस इज डेमोस्पोंजिया, हाइलोस्पोंजिया, और एक क्लास हो गई क्या, कैलकेरिया, ठीक है। किस बेसिस पे, एंडोस्केलेटन के बेसिस पे। एंडोस्केलेटन में दो चीज पड़ी थी, एक तो स्पाइक्यूल्स पड़े थे और एक स्पॉन्जिन फाइबर पड़े थे, ठीक है। और उन्हीं के बेसिस पे तीनों क्लासेस जो है वो डिवाइड कर दी गई थी। सबसे पहली क्लास थी कौन सी, कैलकेरिया। अब कैलकेरिया को किस बेसिस पे बनाया गया, उसका मेन मुद्दा था बनाने का क्या, कि इसके अंदर जो स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट है वो किसके बने हैं बेटा, दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। थोड़ा सा हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, व्हाइटिश कलर के पोरीफेरास जो हैं ये देखने को मिलेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पाइक्यूल्स, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, दे आर जनरली टू काइंड्स ऑफ एनिमल्स। दो तरह के पोरीफेरा आते हैं यहाँ पर। सबसे पहला पोरीफेरा आ गया साइकन टाइप का। सबसे पहला पोरीफेरा कौन सा है यहाँ पर, साइकन पोरीफेरा, जिसको हम स्काइफा भी बोलते हैं। और दूसरा पोरीफेरा आ गया अपने पास ल्यूकोसोलेनिया, विच इज़ अ रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल। ये हम पहले फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो कैलकेरिया के अंदर दो एग्जाम्पल, साइकन और ल्यूकोसोलेनिया। नेक्स्ट थिंग, हाइलोस्पोंजिया। हाइलो का मतलब क्या होता है बेटा, हाइलो का मतलब होता है ग्लास, ठीक है। तो ग्लास लाइक स्पंज,
भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है। तो स्पाइक्यूल्स आर मेड अप ऑफ सिलिका, मैंने बोला सिलिका मतलब ट्रांसपेरेंट होंगे, ग्लास जैसे दिखेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो स्पाइक्यूल्स आर मेड अप ऑफ सिलिका, तो सिलिका अगर इनके अंदर प्रेजेंट थे तो उनको हमने हाइलोस्पोंजिया के अंदर डाल दिया, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम्पल आ गए, एक आ गया हाइलोनिमा, हाइलोनिमा मतलब ऐसा स्पंज जो कि ग्लास जैसा दिखे, दैट इज व्हाई इट इज कॉमन नेम इज ग्लास स्पंज। नेक्स्ट इज यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला को हम क्या बोलते हैं, वीनस फ्लावर बास्केट, क्या बोलते हैं, वीनस फ्लावर बास्केट। देखो यहाँ पर एक नोट लिख रखा है मैंने कि बेसिकली यूप्लेक्टेला को जो है ना जापान के अंदर एज अ मैरिज गिफ्ट दिया जाता है। जो कपल मैरिज जिनकी होती है उस दौरान क्या है, ये यूप्लेक्टेला को एज अ प्रीशियस मैरिज गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है, वहाँ पर एक चलन है इस चीज़ का। ये ऐसी बेसिकली होता क्यों है, इसको गिफ्ट करने का रीज़न क्या है कि यूप्लेक्टेला नाम का जो पॉरीफेरा है उसके अंदर एक कपल जो है वो एज अ कॉमन्सलिज्म तौर पे रहता है, वहाँ पर रहता है कॉमन्सलिज्म जो क्या बोलते हैं स्पीशीज़ का इंट्रैक्शन है, कॉमन्सलिज्म वो परफॉर्म करता है। वो वहाँ पर कपल रहते हैं मेल एंड फीमेल, श्रिम्प जिसको बोलते हैं हम, श्रिम्प आपने नाम सुना होगा, एक छोटा सा एनिमल होता है, सी के अंदर ही रहता है। तो वो श्रिम्प कपल जो है वहाँ पर पूरी ज़िंदगी अपनी वहीं बिताता है, किसके अंदर, यूप्लेक्टेला के अंदर। और वो एक सिंपल जो है वो डिनोट करता है कि कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता, नो वन कैन डू अस अपार्ट, ठीक है। तो एक बेसिकली जो है माइंडसेट वहाँ पे लोगों का बना हुआ है कि यूप्लेक्टेला का जो है हम क्या कर सकते हैं, एज अ प्रीशियस मैरिज गिफ्ट तौर पे गिफ्ट दिया जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या है, इट इंडिकेट्स नो वन कैन डू अस अपार्ट, क्योंकि वहाँ पर जो अंदर श्रिम्प कपल है वो पूरी जीवन क्या कॉमन्सलिज्म शो करते हैं वहाँ उस यूप्लेक्टेला के अंदर, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर भी होता है और गिफ्ट के तौर पर भी काम आ जाएगा, दोनों काम हो गए। चलिए डेमोस्पोंजिया आर जनरली दोज काइंड ऑफ स्पंज विच आर ट्रू स्पंज। कैसे रहेंगे, इनको ट्रू स्पंज बोला जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली स्पाइक्यूल्स तो प्रेजेंट होते ही नहीं है, स्पाइक्यूल्स आर एब्सेंट, बहुत ही ज़्यादा गद्दे जैसे होंगे ये इनका स्ट्रक्चर, ठीक है। और अगर हुए भी तो इफ अगर यहाँ पर प्रेजेंट है, स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो वो जनरली सिलिका फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, बट मोस्टली नहीं होंगे, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, ट्रू स्पंज बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तीन एग्जाम्पल आ गए, कौन कौन से, एक होता है यूस्पोंजिया विच इज अ ट्रू स्पंज, और कॉमन नेम में इसको बेदिंग स्पंज भी बोलते हैं, जिससे हम नहाते हैं ना अपने शरीर पे लगा रगड़ के, वही स्पंज है बेदिंग स्पंज, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लफी होता है, ठीक है। तो इस यूस्पोंजिया। सेकंड आता है स्पोंजिला जो कि फ्रेश वाटर में रहता है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, है ना, फ्रेश वाटर स्पंज। और लास्ट में आता है क्लियोना। क्लियोना इज ऑल्सो नोन एज बोरिंग स्पंज। अब बोरिंग स्पंज से मतलब ये नहीं है कि ये देखने में बहुत बोरिंग होता है एंड ऑल दैट, ये एक्चुअली बोरिंग का मतलब होता है कि ये पोर्स कॉज कर देता है किसी दूसरे एनिमल के अंदर। अब कौन से एनिमल के अंदर पोर कॉज करता है, इट थ्रेट टू द पर्ल इंडस्ट्री, या इट क्रिएट द पोर इन ऑयस्टर, एक ऑर्गेनिज्म होता है मॉलस्क के अंदर आता है, हम पढ़ेंगे पर्ल ऑयस्टर, जो कि क्या बनाता है बेटा, पर्ल का फॉर्मेशन, मोतियों का फॉर्मेशन होता है, उसके अंदर मोती बनते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से, और उस ऑयस्टर के अंदर ये जनरली पोर कॉज कर देता है, उसको किल कर देता है। तो ये एक्चुअली पर्ल इंडस्ट्री, जो पर्ल के अंदर इंडस्ट्री के अंदर जो लोग हैं वो इसको थ्रेट मानते हैं, क्योंकि उनको बड़ा नुकसान होता है इस क्लियोना की वजह से, उनके अंदर पोर कॉज करने की वजह से उनके जानवर मर जाते हैं समुद्र के अंदर, और वो मोती जो है इकट्ठा नहीं कर पाते, ठीक है। तो इट इज़ अ थ्रेट टू द पर्ल इंडस्ट्री बिकॉज इट क्रिएट पोर इन द पर्ल ऑयस्टर विच फॉर्म द पर्ल्स, मोतियां जो बनाता है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके पॉरीफेरा के, और नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे किसके नए फाइलम के साथ, नई जर्नी के साथ। आपको बेसिकली मैं कोशिश करूंगा कि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएं, ठीक है। तो लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।